यूपीएसआई 30 डे चैलेंज का आज डे 5 है और डे 5 में हम करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के 50 टॉप एमसीक्यूज़ का क्विक रिवीजन। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है और आपको क्लास के एंड तक बने रहना है ताकि आपका अच्छा सा क्विक रिवीजन हो सके। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेपो दर निर्धारित करने वाली संस्था का वास्तविक निर्णय किस निकाय द्वारा लिया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, मौद्रिक नीति समिति एमपीसी। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और इकोनॉमिक्स का जो वेटेज है हमारे एग्जाम्स में बहुत अच्छा जाता है। 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम्स में। आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो उसमें कम से कम तो 5 से 7 क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे ही जाते, तो आपको इकोनॉमिक्स बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, अच्छे से रिवीजन करना है। तो आपका सेकंड क्वेश्चन है, यदि भारतीय रिजर्व बैंक सीआरआर में वृद्धि करता है तो आपातकाल में इसका सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव क्या होगा? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, बैंक ऋण क्षमता में कमी होगी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यकरण इन्फ्लेशन टारगेटिंग औपचारिक रूप से किस वर्ष से लागू हुआ? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और आपके एग्जाम्स में पहले भी पूछा जा चुका है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 2016 में लागू हुआ है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जिनका कंसेप्ट क्लियर होगा, जो अपडेट रहते होंगे, वही जो इकोनॉमिक्स को अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत ही समझने वाला सब्जेक्ट है। कंसेप्ट क्लियर है तो आपका बिल्कुल भी आप किसी भी क्वेश्चन को छोड़ने वाले नहीं हैं। अगर आपका अभी तक कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो प्लीज़ आप सभी पहले कंसेप्ट क्लियर कीजिए, फिर क्वेश्चंस को लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकोषीय घाटा को निम्न में से किस से मापा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, कुल व्यय से कुल राजस्व प्राप्तियों को गैर ऋण पूंजी प्राप्तियों को। ठीक है, मतलब कहने का मतलब कुल व्यय से, जो कुल व्यय में क्या आता है, कुल राजस्व प्राप्तियां आती हैं प्लस ऋण पूंजियां प्राप्तियां आती हैं, सबको ही मिलाकर जो है राजकोषीय घाटा को मापा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में बैंक दर का प्रयोग मुख्यतः किस उद्देश्य से किया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, दीर्घकालीन ऋण नीति संकेत। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो भारत में बैंक दर होता है उसका मुख्यतः प्रयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? तो जो दीर्घकालीन ऋण होती है इनकी नीति संकेत के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जीके जीएस इससे बेटर आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। डायरेक्ट मैं आपको क्वेश्चंस कराती हूँ, कोई इधर उधर की बात नहीं। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि डेली आपका सबसे कम समय में जीके जीएस आपका अच्छे से रिवीजन होता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि WPI बढ़ता है परंतु CPI स्थिर रहता है, इसका क्या संकेत हो सकता है? तो आप सभी के लिए होमवर्क है, WPI और CPI का फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वैसे आंसर देखकर आपको पता लग जाएगा कि WPI और CPI का क्या मतलब है। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, थोक स्तर पर मूल्य वृद्धि है पर उपभोक्ता तक पूर्ण रूप। ठीक है, जो थोक स्तर होता है उसमें मूल्य वृद्धि है पर उपभोक्ता तक पूर्ण रूप है। ठीक है, पूर्ण रूप से स्थानांतरित नहीं है, ये इसका जो मतलब होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में वित्तीय आपातकाल की स्थिति में वेतन कटौती का अधिकार किसके पास है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगर भारत में वित्तीय आपातकाल है तो स्थिति में वेतन कटौती का अधिकार सिर्फ और सिर्फ हमारे राष्ट्रपति जी के पास होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैगफ्लेशन की स्थिति में अर्थव्यवस्था में क्या होगा? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, उच्च महंगाई होगी और उच्च बेरोजगारी होगी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखना है, ये स्टैगफ्लेशन पूछा जाता है, स्टैगफ्लेशन। तो ये जो शब्द है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आपको इसको अच्छे से करना है। ध्यान रखना है, इस स्थिति में अर्थव्यवस्था में क्या होता है, महंगाई ज़्यादा हो जाती है और बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में SLR का तात्पर्य क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बैंकों द्वारा तरल संपत्तियों का अनिवार्य अनुपात। ठीक है, बैंकों द्वारा क्या होता है, तरल संपत्तियों का अनिवार्य अनुपात किया जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक घाटा
तो प्राइमरी डेफिसिट किसके बराबर होता है? तो प्राथमिक घाटा जो होता है किसके बराबर होता है? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, राजकोषीय घाटा ब्याज भुगतान। ठीक है, इस दोनों के बराबर होता है। राजकोषीय घाटा किसके बराबर होता है? ब्याज भुगतान। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ध्यान रख। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, आरबीआई अधिनियम 1934। ठीक है, कहीं कहीं 1935 भी ऑप्शन में आता है। तो ये अधिनियम पारित हुआ और स्थापना पूछा जाए तो 1935 में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन में अगर 1935 है और कोई भी ऑप्शन नहीं 34 नहीं दे रखा है तो आपको 1935 पे ही टिक करना है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा निर्गमन करेंसी इशू का एकाधिकार किसके पास है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बच्चे अपडेट रहते हैं और अपडेट रहना भी चाहिए, क्योंकि जो करेंसी का भी देख रहे हैं हमारे भारत में क्या चल रहा है, कभी करेंसी नई आ रही है, कभी पुरानी बैन की जा रही है, तो करेंसीज की जो क्वेश्चंस बनने का जो चांस है बहुत ही ज़्यादा है। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, आरबीआई के पास है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओपन मार्केट ऑपरेशन का उद्देश्य क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद फरोख्त द्वारा तरलता नियंत्रण। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ध्यान रखना है। ऑपरेशन मार्केट का उद्देश्य क्या है? तो सरकारी जो प्रतिभूतियों की खरीद फरोख्त द्वारा तरलता नियंत्रण को रखना। तरलता मतलब आपको समझना होगा इकोनॉमिक्स में किसे कहते हैं। मुद्रा को कहते हैं, पैसे को कहते हैं, या किसी चीज़ को ज़्यादा रखना, तरलता को नियंत्रण जो मुद्रा होती है या उनका दाम होता है, जो उनको उस पर जो रेट फिक्स किए जाते हैं उसको तरलता बोलते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यदि सरकार का राजस्व प्राप्तियों से अधिक है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे हम कह सकते हैं राजस्व घाटा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राजस्व घाटा कह सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ध्यान रखना आपने, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 6 सदस्य होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो डायरेक्ट कर पूछ रहे हैं, डायरेक्ट कर कौन सा नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जीएसटी जो है डायरेक्ट कर नहीं है। बाकी जो इसमें से आयकर, कॉर्पोरेट टैक्स, संपत्ति कर, ये सभी डायरेक्ट कर हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, जीएसटी डायरेक्ट कर में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवर्स रेपो दर में वृद्धि का अर्थ क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, बैंक आरबीआई में अधिक धन जमा करेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बजट प्रस्तुत करने का संवैधानिक प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 112 में। किस आर्टिकल में है भारत में बजट प्रस्तुत करने का संवैधानिक प्रावधान? तो 112 में। ठीक है, आर्टिकल 112 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन मुख्यतः किस कारण से उत्पन्न होती है? तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन मुख्यतः किस कारण से उत्पन्न होती है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, मांग में तीव्र वृद्धि। ठीक है, जब मांग किसी चीज़ की ज़्यादा बढ़ती है और उतना हम तैयार नहीं कर पाते, मार्केट में पहुंच नहीं पाता है, तब क्या होता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, मांग में ज़्यादा वृद्धि होने लग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बैंकिंग प्रणाली में एनबीएफसी का तात्पर्य है, इसकी फुल फॉर्म आप कह लें कि इसकी फुल फॉर्म पूछ रहे हैं एनबीएफसी की। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियली कंपनी। ठीक है, ऑप्शन बी इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में चालू खाता घाटा करंट अकाउंट डेफिसिट का संबंध किससे है? तो जो चालू खाता होता है भारत में, इसका सीधा संबंध किससे है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, विदेशी व्यापार व अदायगी संतुलन से। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिक्विडिटी ट्रैप की स्थिति में क्या होता है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मौद्रिक नीति अप्रभावी हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सीधा आपको लिक्विडिटी ट्रैप ध्यान रखना है, मौद्रिक नीति अप्रभावी हो जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन किस आर्टिकल के तहत होता है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, आर्टिकल कितना है 280, आर्टिकल 280 के तहत जो है वित्त आयोग का गठन होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का सही उदाहरण क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, सड़क निर्माण। ठीक है, इसका सही उदाहरण हम कैपिटल एक्सपेंडिचर का दे सकते हैं सड़क निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस रेट किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेस रेट किससे संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बैंक ऋण की न्यूनतम दर से। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बैंक ऋण की न्यूनतम दर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि किसी अर्थव्यवस्था में लागत वृद्धि कॉस्ट पुश के कारण महंगाई बढ़ती है तो उसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और जो बच्चे PYQ कर रहे होंगे उनको पता होगा UPSC में ये कितनी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, मजदूरी एवं कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में राजस्व प्राप्तियों में निम्न में क्या शामिल नहीं है? नहीं है पूछ रहे हैं। ठीक है, जहाँ पर नहीं है उसको आपको अंडरलाइन कर लेना होता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, बाजार से उधार। ठीक है, ये शामिल नहीं है। बाकी कर राजस्व, गैर कर राजस्व, लाभांश प्राप्ति, ये सभी राजस्व प्राप्तियों में शामिल हैं। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, बाजार से जो उधार होता है ये शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि सरकार पूंजीगत व्यय बढ़ाती है तो दीर्घकाल में इसका संभावित प्रभाव क्या होगा? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, उत्पादक क्षमता में वृद्धि होगी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेजरी बिल, जो ट्रेजरी बिल होता है इसकी अधिकतम अवधि कितनी होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको पता भी होना चाहिए। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 364 दिन। आप लगभग कह लें 1 वर्ष। ठीक है, 364 दिन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा आपूर्ति के आंकड़े किस संस्था द्वारा जारी किए जाते हैं? जो मुद्रा आपूर्ति होते हैं वो किस संस्था द्वारा जारी किए जाते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बैंक SLR से अधिक धनराशि सरकारी प्रतिभूतियों में रखते हैं तो इसका तात्पर्य क्या है? मतलब इसका तात्पर्य क्या है, SLR से अधिक धन सरकारी प्रतिभूतियों में रखते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ऋण की मांग कम है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, जिसे आप FRBM भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, या आप इसे डायरेक्ट ऐसे बोल सकते हैं, FRBM अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? और फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, ध्यान रखना आपने। तो इसका उद्देश्य है राजकोषीय अनुशासन बनाए रखना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। FRBM का अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है राजकोषीय अनुशासन को बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि केंद्रीय बैंक ओपन मार्केट में सरकारी प्रतिभूतियों को बिक्री करता है तो क्या होता है? ऑप्शन सी, बाजार से धन अवशोषित होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति में सामान्यतः क्या होता है? जब हाइपर इन्फ्लेशन होता है तो इसकी स्थिति में क्या होता है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, कीमतों में अत्यंत तीव्र वृद्धि होती है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा अवमूल्यन, जो मुद्रा अवमूल्यन जो होता है डिवैल्यूएशन, किससे संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से मुद्रा का मूल्य घटाना। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय बैंकिंग प्रणाली में नॉन फार्मिंग एसेट NPA वह ऋण है। NPA की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, तो इस जो है बैंक प्रणाली नॉन फार्मिंग NPA
कौन सा ऋण होता है, कितने दिन का? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जिस पर 90 दिनों से अधिक समय तक ब्याज मूलधन बकाया है उसे क्या कहते हैं? एनपीए। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी LAF जिसे कहते हैं का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? अब आपसे LAF का फुल फॉर्म पूछें तो आपको पता होना चाहिए। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, RBI द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि CPI आधारित महंगाई लक्ष्य 4% + 2% है तो अधिकतम स्वीकार्य सीमा क्या होगी? ये क्वेश्चन जो है इसमें फॉर्मूला यूज़ होता है, तो अभी इतना टाइम नहीं कि आपको एक्सप्लेनेशन दे सकूं, पर आप इसके लिए मेरी जो इसी चैनल पर क्लास पढ़ी है इकोनॉमिक्स की, वहाँ जाकर आप इसका जो है अच्छे से एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका अभी करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, 6% होगा। CPI आधारित महंगाई जो 4% से -+2% है तो अधिकतम स्वीकार्य सीमा कितनी होगी? 6% होगी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्राउडिंग आउट प्रभाव क्या उत्पन्न होता है? जब क्राउडिंग आउट प्रभाव होता है तब क्या उत्पन्न होता है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जब सरकार अधिक उधार लेकर निजी निवेश को कम कर देती है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वोट ऑन अकाउंट का उद्देश्य क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, अस्थायी रूप से सरकार को व्यय की अनुमति देना। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में लघु वित्त बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक को लाइसेंस कौन जारी करता है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, RBI। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राजकोषीय घाटा को वित्त पोषित करने का प्रमुख साधन क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बाजार से उधार। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यदि मुद्रा आपूर्ति अत्यधिक बढ़ जाए तो समानतः क्या परिणाम होगा? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मुद्रास्फीति होगी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रगतिशील कर प्रोग्रेसिव टैक्स की विशेषता क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, आय बढ़ने पर कर बढ़ जाती है। ठीक है, आय बढ़ने पर कर दर बढ़ती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर भारतीय स्टेट बैंक। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भुगतान बैंक पेमेंट बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, वित्तीय समावेशन बढ़ाना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्य कार्य क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वैश्विक मौद्रिक स्थिरता बनाए रखना। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राजस्व घाटा का लगातार उच्च स्तर किस ओर संकेत करता है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सरकार उधार लेकर चालू खर्च चला रही है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जो कि अभी हमारी प्रेजेंट में जो गवर्नमेंट है यही कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का आपका यदि RBI रेपो दर घटाता है तो समानतः क्या होगा? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बैंक ऋण सस्ते हो जाते हैं। ठीक है, रेपो दर अगर घटा देते हैं, जो बैंक में जो हम ऋण लेते हैं, उधार लेते हैं, लोन, उसका जो क्या हो जाता है वो सस्ते, बैंक ऋण सस्ते हो जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे इंपॉर्टेंट क्लासेस के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करें ताकि और भी बच्चों तक पहुंच सके। आप पढ़ते रहें, मोटिवेट रहें। थैंक्स फॉर